Assalamu alaikum everyone, my name is Mariam Sufi and I am from Faisalabad. I gave my MD card this year in 2021 as a fresher student and Alhamdulillah I was able to secure my admission in Faisalabad Medical University, also known as Punjab Medical College, Faisalabad. Since I am from Faisalabad, so it has always been a dream medical university for me and Alhamdulillah that I got the admission. My score in MDCAT was 178 out of 210 and my aggregate for UHS medical colleges is 90.62%. Previously, I did my FSC from Punjab Group of Colleges and my FSC score was 1078 and I did my matriculation from Divisional Public School and College and my metric score was 1068. The sole purpose of making this video is to guide and motivate all the MDCAT 2022 aspirants, whether you are going to be a repeater or a fresher student. सबसे पहले हम प्रेपरेशन पे भी बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मैं बात करूँगी. आई ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द टेप्स एंड PMC सिस्टम दिस ईयर. लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि शायद आपको और कोई ना बताए, बल्कि हम सब ही वो बातों को यूजुअली इग्नोर कर देते हैं. ज़्यादा अपनी तवज्जो हम प्रेपरेशन पर रखते हैं, विच इज़ गुड. लेकिन दोज are the major factors which play an important role in reducing the amount of students from 2 lakh to just 3,000, which are the seats available in open merit MBBS for Punjab. सबसे पहले जो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, बल्कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और वो रिक्वेस्ट ये है कि रोना छोड़ दें, कंप्लेनिंग करना छोड़ दें. इन दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें. वो जो 2-3 महीने होते हैं तैयारी के, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने. आप अपनी एनर्जी को खुद ड्रेन करना छोड़ दें. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और एक अल्लाह के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें. ये दो, आपके अलावा और अल्लाह के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं है जो आपको MDCAT पास करवा सकता है. यकीन करें, अगर आप खुद को ड्रेन करेंगे, अपनी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, तो फिर कोई आके आपको क्यों सपोर्ट करेगा. और आपको किसी की सपोर्ट चाहिए भी नहीं, ट्रस्ट मी. आपको सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए और बाकी आपको अल्लाह ताला के ऊपर यकीन होना चाहिए कि वो है जो आपको लेकर जा सकता है और वही है जो आपको नहीं लेकर जा सकता. इसके अलावा आप ना किसी की बात पर ध्यान दें, ना आप अपने आप को खुद ड्रेन करें. मैंने स्टेप अकेडमी ज्वाइन की थी तैयारी के लिए. यकीन करें, वहाँ पर मैंने ऐसे टॉपर्स देखे हैं, मैंने इतने इंटेलिजेंट लोग देखे हैं जिनके पास कॉन्सेप्ट्स भी थे, जिनको रट्टा भी लगाना आता था. अपेरेंटली उनको सब आता था, बट ट्रस्ट मी, मैंने उनको ये कहते भी देखा है कि यार मुझसे नहीं होगा. मुझसे क्यों होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये है वो है, सब कुछ हो रहा है, कोई किसी दिन एक्स्ट्रा काम मिल गया या चैलेंजेस कुछ आ रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम, ये वो कहते थे हमसे नहीं होगा, और फिर उनसे नहीं हुआ. अगर आप ये सोच लेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप बिठा लेंगे कि मुझसे ये नहीं हो रहा है या मेरे लिए ये मुश्किल है, या टेस्ट वाले दिन मुझसे मैं पैनिक हो जाऊंगी या नर्वस हो जाऊंगी या मुझसे कॉन्सेप्ट सप्लाई नहीं होंगे, तो फिर यकीन करें आपसे वाकई ही नहीं होंगे. आपने सारे अरसे में बहुत पॉजिटिव रहना होता है. आपने अपने ऊपर यकीन करना होता है और एक अल्लाह के ऊपर यकीन करना होता है. उसके अलावा कोई नहीं है जो आपको लेकर जा सकता है. बस इस बात पे आपने यकीन रखना है, और इस बात पर भी यकीन रखना है कि वो मुझे क्यों नहीं लेकर जाएगा. मैंने इतना कोई पढ़ा नहीं, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब बच्चे इक्वली पढ़े होते हैं. ख़ास तौर पे कुछ बहुत बड़ी अमाउंट होती है स्टूडेंट्स की जो इक्वली पढ़ रही होती है. दिन रात सब एक जितना पढ़ते हैं, लेकिन इसी तरह की चीज़ें होती हैं. ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये कोई बोर्ड का पेपर नहीं है जिसमें आपके मार्क्स मिलेंगे कि इसके इतने आगे, इसके इतने आगे, इसके इतने आगे. इसमें आपका कंपटीशन हो रहा है दूसरों के साथ. हर फैक्टर को देखेंगे तो बच्चे एक्सक्लूड होते जाएंगे. सिर्फ पढ़ाई की या कॉन्सेप्ट्स की बेस पे तो आप बच्चों को नहीं निकाल सकते. तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं जो अपना बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं. आपने ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना आपने अंडर कॉन्फिडेंट होना है. आपने एक साइलेंट पावर बनना है. अपने ऊपर डाउट नहीं करना. एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का. शुरू में आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपसे नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर है मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है. वो एक सारा MCQs बेस्ड होता है और आपको कॉन्सेप्ट्स
पे फोकस करना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो सबके साथ होता है। लेकिन आपने अपने अंदर अंदर काम करना शुरू करना है और कंप्लेनिंग छोड़ दें। आप सिर्फ अपनी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, उससे अपने आप को आप डीमोटिवेट करेंगे, क्योंकि वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं और फिर आपको लगता है कि वो मेरे साथ हो रहा है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ अपने ऊपर यकीन रखना है और अल्लाह ताला से बेहद दुआ मांगनी है, जितनी मांग सकते हैं, और उस पर यकीन रखना है। यही कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ शुरू के दिन में आई रिमेंबर टेलिंग माई मदर के देर आर 2 लाख स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम, हाउ एंड वाई वुड आई मेक टू द टॉप 3000? एंड आई रिमेंबर हर टेलिंग मी दैट यू विल मेक इट इफ़ अल्लाह विल्स। एंड उस दिन के बाद मैंने फिर कभी क्वेश्चन नहीं किया कि मैं कैसे करूँगी। मैं बस अपना काम करती थी और बाकी मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। एमडी कैट से एक रात पहले मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और मैंने उसमें दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि मुझसे जितना हो सकता था, जितना मेरा काम था, वो मैंने सिंसेयरली किया। ना अपने आप को धोखा दें, ना अपने टीचर्स को, ना अपने पेरेंट्स को। आपका जो काम है बस वो करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। और यही एक फैक्टर है जो कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पेपर वाले दिन, पेपर के टाइम पे हाउ टू कंट्रोल योर नर्व्स। हम पैनिक हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और ये बात मुझे तभी समझ लगी कि जब आप सारा अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि जो मेरा रिज़ल्ट आता है आई विल एक्सेप्ट दैट, क्योंकि मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कर लिया है, बाकी अब जो अल्लाह की मर्ज़ी। जब ये जुमला आप दिल से बोलेंगे तो फिर पेपर वाले दिन, पेपर के टाइम पे ना आपकी कोई पैनिक होंगे आप, ना आपको कोई टेंशन होगी। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी है वो है एकेडमी के सिलेक्शन के हवाले से, जो आप जहाँ से आपने तैयारी करनी है अपनी कार्ड की। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने ना मैट्रिक में एकेडमी ज्वाइन की है, ना एफएससी में एकेडमी ज्वाइन की है। मैंने कभी एकेडमी में एक दिन भी जाकर नहीं देखा कि एकेडमी में क्या होता क्या है। बट जब एमडी कैट का टाइम आया, आपके ऊपर सोसाइटी के ट्रेंड्स का इतना प्रेशर होता है कि आपको एकेडमी ज्वाइन करना पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। आपने सब कोई बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो एकेडमी के बगैर करते हैं और वो कर जाते हैं। तो जो मोस्टली ट्रेंड चल रहा होता है वो ये होता है कि आपने एकेडमी तो ज्वाइन करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी वजह से एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पा रहे फॉर एमडी कैट, कोई मसला है, फाइनेंशियल इशू है, कोई कन्वेंस का प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है आपका, या आप खुद नहीं करना चाहते, तो आपने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचना कि आपसे ये नहीं होगा या आप अकेले तैयारी नहीं कर सकते। मैंने सोसाइटी के ट्रेंड्स के प्रेशर में आकर पहली दफ़ा एकेडमी ज्वाइन की फॉर एमडी कैट, विच वाज स्टेप। ना तो मैं किसी एकेडमी की फेवर कर रही हूँ, ना मैं किसी एकेडमी के अगेंस्ट बोल रही हूँ। मैं सिर्फ एक इन जनरल जो एकेडमीज़ का कॉन्सेप्ट है हमारे कंट्री में, उसके बारे में बात कर रही हूँ कि आप उसके बगैर भी हर काम कर सकते हैं। स्पेशली जो 2021 का पेपर आया पीएमसी का, उसमें ऐसा कुछ नहीं था मेरे पेपर में, और जितने मेरे फ्रेंड्स के पेपर्स थे जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की थी, उनके पेपर में कोई एक भी क्वेश्चन नहीं था जो हमने एकेडमी से सीखा हो। हमें एकेडमी में एक्सपोजर मिला, हमें एकेडमी में प्रैक्टिस मिली, हमें एकेडमी में बहुत सारी चीज़ें मिली। और अगर हम पिछले सालों के पेपर्स को देखें तो वो ऐसे ही आते थे जैसे आपको एकेडमी तैयारी करवाती है। लेकिन इस साल पीएमसी ने अपना पैटर्न चेंज किया। उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए जिनको हम नॉर्मली नहीं प्रिपेयर करते। उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी भी मसले की वजह से एकेडमी नहीं ज्वाइन करना चाह रहे या नहीं कर पा रहे, तो आपकी तैयारी हो सकती है। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट, और उसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज भी बात करूँगी। इससे पहले कुछ जनरल चीज़ें हैं, और वो ये है कि एमडी कैट की तैयारी जो है वो मैट्रिक और एफएससी से बहुत डिफरेंट होती है। एक तो पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होता है, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन दूसरी बात ये है, जो की पॉइंट है इसकी तैयारी का, वो ये है कि आपको इसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। टाइम बहुत लिमिटेड होता है, उस वजह से आपको अपने अपने पढ़ने के तरीके को पेपर पैटर्न के मुताबिक डिज़ाइन करना पड़ता है। उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप
टू द पॉइंट चीज़ को देखें, उसका कॉन्सेप्ट कैच करें और फिर उसको डिफरेंट तरीके से आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर चीज़ को रट्टा मारें। आप उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ें और फिर उसकी डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स बनते हैं, डिफरेंट उसकी कंडीशंस बनती हैं, आप उसको खुद अप्लाई कर लेंगे। दूसरी बात इसमें आ जाती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस एमडी कैट की तैयारी में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बी इट बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और लॉजिकल रीजनिंग विच इज़ द न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पीएमसी। इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा चीज़ को समझेगा, कैच करेगा और उतना ही ट्रेन होता जाएगा। इसी तरह जब आप एमसीक्यूज़ को देखते हैं तो आपको डिफरेंट पैटर्न्स का पता चलता है कि किस किस तरह से एक एमसीक्यू आ सकता है। तो इसमें स्मार्ट स्टडी और प्रैक्टिस का बहुत मेजर रोल होता है। दूसरी बात ये है कि कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अगेन, अगर आपने एकेडमी नहीं ज्वाइन की हुई और आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज का बहुत फ़ायदा होगा, जिसमें यूट्यूब आ जाती है। उसमें आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी। कुछ स्टेप के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, कुछ किप्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। उसके अलावा सईद एमडी कैट है विच प्रोवाइड्स ऑल काइंड्स ऑफ नोट्स, आप उनसे एफिलिएट हो सकते हैं। और उसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन गूगल पे लिखेंगे तो वो उसका सारा आपको सल्यूशन और उसकी सारा आपको करके दे देगा। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि किप्स की या स्टेप की जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं वो भी गूगल पर अवेलेबल होती हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने स्टेप से तैयारी की, उसके सारे क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया, लेकिन एंड पर आकर मैंने किप्स की फ़िज़िक्स की प्रैक्टिस बुक डाउनलोड की थी ऑनलाइन और मैंने वो भी सॉल्व की थी। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सब्जेक्ट वाइज स्टडी एंड उसके बाद मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी दैट विल इंशाल्लाह हेल्प यू। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी के साथ ये सीन होता है कि आपको इसमें आपकी बुक जो है वो काइंड ऑफ रट्टी होनी चाहिए, चाहे आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक है, फेडरल है, केपीके है या कोई सी भी है। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस दफ़ा एक बहुत बड़ा मसला था कि उन्होंने नेशनल एमडी कैट कर दिया, जिसकी वजह से सिलेबस उन्होंने कहा कि हम कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, बीट केपीके की बुक, बलूचिस्तान की बुक, फेडरल की बुक या पंजाब की बुक। लेकिन बच्चों ने मेरे समेत ये नहीं समझा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। पीएमसी का इस दफ़ा मेन जो मोटिव था वो ये था कि हम बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को चेक करें, बच्चों के रट्टे को चेक ना करें, और जो वो एक एकेडमी में एक कहते हैं एक तर्ज अमल सीख लेते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे करना है, ऐसे आएगा तो आपने ऐसे करना है, उसको हम ब्रेक करें। और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने अपेरेंटली क्वेश्चंस इंडियन बोर्ड से दिए या गूगल से उठा कर दिए या जहाँ से भी दिए। उन्होंने बच्चों के कॉन्फिडेंस को चेक किया, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट्स को चेक किया और इस बात को चेक किया कि उन्होंने डिटेल स्टडी कितनी की हुई है। मैंने क्योंकि स्टेप ज्वाइन की हुई थी तो हमारी रूटीन थोड़ी सी बल्कि काफ़ी टफ होती थी। 7 to 8 आवर्स तो हमें एकेडमी में लग जाते थे। जो वो हमें देते थे, जैसा डिक्टेट करते थे, हम वैसा आके काम करते थे। उसके अलावा टाइम भी नहीं होता था, क्योंकि हार्डली 2.5 मंथ्स मिले हमें तैयारी को, और बहुत से बच्चों को उससे भी कम मिले, क्योंकि हर बच्चे का टेस्ट डिफरेंट डे पर था। उससे क्या हुआ कि मेरे जैसा स्टूडेंट जिसने हमेशा खुद सेल्फ स्टडी की है, मैट्रिक में, एफएससी में हमेशा सेल्फ स्टडी की है, उसको मौका ही नहीं मिला कि वो चीज़ों को अपने तरीके से देखे या उसकी डेप्थ में जाए। जो लाइन वो हमें पढ़ाते थे हम पढ़ के फारिग हो जाते थे, जो टॉपिक हमें देते थे हम पढ़ लेते थे। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि पीएमसी का इस दफ़ा मकसद ये था कि बच्चे डिटेल्ड स्टडी करके टेस्ट में अपीयर हों। उसके लिए ये भी मसला नहीं है कि आपने केपीके की बुक पढ़नी है या बलूचिस्तान की या फेडरल की। आपने ये करना है कि कोई एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में आप समझें आर्थराइटिस एक टॉपिक है। अब हमारे बुक में आर्थराइटिस की जो एक टाइप है गाउट, उसमें वो हमारी बुक में नहीं है, एफएससी की बुक में, पंजाब पीटीपी की। और ना ही उसमें एक फेमस एमसीक्यू है कि इट मेनली अटैक्स द टो जॉइंट, ना ही उसमें लिखा है। लेकिन ये 10th क्लास की बुक में, बायो की बुक में लिखा हुआ है। तो और ये पेपर में भी एमसीक्यू था। इन चीज़ों से क्या पता चलता है कि पीएमसी वांटेड अस
टू हैव द मैक्सिमम नॉलेज अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। उन्होंने जो अपने सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन किए थे वो आपको आपके लेवल पर जाकर हर तरह की इंफॉर्मेशन उससे आपको कैच करनी थी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्थराइटिस गूगल पे टाइप करती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत डिटेल आ जाएगी। आपने ये करना था कि जो एफएससी लेवल पे जितनी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये वैलिड है, आपने उसको कैच करना था। हमारे पास उतना टाइम नहीं था, ना ही हमें ये उस टाइम समझ लगी। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बलूचिस्तान की बुक पढ़ें या केपीके की बुक पढ़ें। मेन आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने उस टॉपिक के रिलेटेड हर तरह की एफएससी लेवल पे इंफॉर्मेशन को अपने पास रख लेना है और उसको पढ़ना है आपने। तो हमने कोशिश भी की, हमें स्टेप में टीचर्स फेडरल की चीज़ें भी बताते थे, इधर उधर की भी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते थे वो हमने किए, सब कुछ किया। फेडरल के कुछ टॉपिक्स मैंने बायो से पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। फिज़िक्स और केमिस्ट्री बायो फेडरल से बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है मैंने। कुछ एंड पे आकर हमें टॉपिक्स पता चले जो पीएमसी के टेस्ट में आ रहे थे, वो हमने पढ़ लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। अच्छा, बायो में इस दफ़ा कॉन्सेप्ट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और जिस तरह मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन आपके पास एज़ मच एज़ पॉसिबल होनी चाहिए हर तरह के टॉपिक के बारे में। और दूसरी बात ये कि इस दफ़ा पीएमसी ने साइंटिस्ट्स के नामों पर और कि किसने कौन सी थ्योरी पेश की है या किसने क्या काम किया है उस पर भी बहुत उन्होंने फोकस किया है, तो आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके अलावा बायो में एक ही चीज़ होती है, वो होती है आपकी डिटेल्ड स्टडी। आप जितना डेप्थ में जा सकते हैं, जितना अपनी बुक लाइंस पर फोकस कर सकते हैं, उससे आपका पेपर उतना ही अच्छा सॉल्व होगा। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में अगर कोई एफएससी के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर एक बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही ज़्यादातर मेजर पोर्शन आता है। तो आपको उसके रिएक्शंस की कंडीशंस, उनके कैटलिस्ट, उनके टेम्परेचर्स, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं केमिस्ट्री में वो ज़्यादातर फिज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, और वो बात वही आ जाती है कि आपने जैसे उन्होंने कहा कि एक नेशनल सिलेबस है तो फिर आपको हर चीज़ को कवर करना है। आपको एक टॉपिक में हर तरह की जो डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक्स हैं उनकी सब की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और वो जनरली होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बलूचिस्तान की बुक भी पढ़ें, केपीके की भी पढ़ें। आप देखें कि उनमें क्या क्या चीज़ें एडिशनल हैं और उनको ऐड करते जाएं। बेशक वो आप नेट से ले लें या बुक से ले लें, बस आपके पास बहुत हर टॉपिक का मैक्सिमम नॉलेज होना चाहिए। तो केमिस्ट्री इज़ ईजी एज कम्पेयर टू बायो एंड फिज़िक्स। केमिस्ट्री इज़ ईजी। उसके बाद बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक आपकी प्रैक्टिस और दूसरा आपका मैथ्स। बेसिक मैथ्स जो होता है उस पर आपकी ग्रिप कितनी है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आपको आपके टीचर्स बताएंगे। अगर वो नहीं आप ज्वाइन करें एकेडमी तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और वो आपको सॉल्व करके भी दिखाते हैं कि आपने किस चीज़ को किस तरह से शॉर्टेस्ट तरीके से सॉल्व करना है, सो दैट आपका टाइम जो है वो मैक्सिमम बचे। तो फिज़िक्स में आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने फ़िज़िक्स की स्टेप की प्रैक्टिस बुक भी की और किप्स की भी की। किप्स की बुक में थोड़ा सा कह लें कि कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, और स्टेप की बुक में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इस तरह आपको डिफरेंट बुक्स से एक्सपोजर मिल जाता है, तो आपके पास जितना भी टाइम है आप उनको MCQ सॉल्व करने में यूज़ करें। उसके अलावा आपको एकेडमी में बहुत सारे फिज़िक्स के फार्मूलाज पढ़ाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा। हर तरह के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको याद कराए जाते हैं। लेकिन बात है वो ये है कि पीएमसी का इस दफ़ा इरादा था कि बच्चों ने जो सीखा हुआ है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसा सोल्यूशन देना है, और अगर ऐसा आता है तो ऐसा देना है, वो हम नहीं करेंगे। ये पीएमसी का इस दफ़ा इरादा था। उन्होंने ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से सॉल्व नहीं हुए। न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे इस दफ़ा टेस्ट में, ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल और जो आपकी लाइंस होती हैं बुक की उस तरह के क्वेश्चंस थे, यूनिट्स थे, डायमेंशंस थी, इस तरह की चीज़ें भी थी। तो इन सब को आपको अच्छे से कवर करना। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश एक कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन इस दफ़ा तो वो कुछ ज़्यादा ही इजी टेस्ट में आया। पीएमसी के टेस्ट में जो इंग्लिश का ट्रेंड देखा गया वो बहुत इजी था, बहुत बेसिक इंग्लिश थी।
लेकिन आपको जब प्रिपरेशन कराते हैं तो बहुत सारे रूल्स होते हैं जो जिन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको इंग्लिश के रूल्स आने चाहिए, ग्रामर रूल्स जो होते हैं कि आपने किस तरह कब कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। दूसरी बात, इंग्लिश में एक मेजर पोर्शन वोकेबलरी का होता है जो कि इस दफ़ा पीएमसी के सिलेबस में थी ही नहीं, और उन्होंने टेस्ट में भी इतनी वोकेबलरी नहीं दी, बहुत बेसिक सी थी। लेकिन हमने की थी, हमें स्टेप ने करवाई थी, और बाकी भी बहुत सारे बच्चों ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वोकेबलरी की थी। लेकिन अगर अब आप 2022 में देखें तो मेरे ख़्याल में मेरा ये मशवरा है कि आप वोकेबलरी पर ध्यान दें, लेकिन सारा ध्यान मत दें। वोकेबलरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, फिर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उसी पर ध्यान देंगे तो बाकी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। तो एक बहुत थोड़ा सा पोर्शन वोकेबलरी को दें और ज़्यादा चीज़ें बाकी आपके सिलेबस को दें। और आपका जो पीएमसी का सिलेबस आएगा 2022 का, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो वोकेबलरी ऐड करते हैं या इस दफ़ा भी ऐड नहीं करते। अब बात करते हैं एक नए सब्जेक्ट की जो पीएमसी ने इस दफ़ा इंट्रोड्यूस किया, विच वाज लॉजिकल रीजनिंग। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल एनालिसिस था, कॉज एंड इफेक्ट था, वर्बल रीजनिंग थी, इस तरह की चीज़ें थी। और उन्होंने अपने सिलेबस में इसी तरह की चीज़ें दी थी। मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं दिए थे, लेकिन जो किप्स की या स्टेप की प्रैक्टिस बुक्स थी उसमें मैथ्स रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कुछ इजी थे, कुछ डिफ़िकल्ट थे, वो आपको उसकी तैयारी भी करवाते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली मैथ्स रिलेटेड लॉजिकल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, क्योंकि वो उनके सिलेबस में ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि उसको नहीं करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया। उसके अलावा जो वर्बल रीजनिंग और क्रिटिकल एनालिसिस और कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन थे वो हमने प्रैक्टिस की है स्टेप में। बहुत अच्छे उन्होंने क्वेश्चन अरेंज किए, बहुत अच्छी तैयारी करवाई। और पीएमसी के टेस्ट में भी एक कह लें कि नॉर्मल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आए थे, ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे ना ही बहुत ईजी थे। मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो मैं ख़ुद भी यूज़ करती थी, और अब मैं आपको बताती हूँ। हमारी ऐसी रूटीन होती थी कि एक दिन स्टेप में लेक्चर डे होता था और अगले दिन उसके 2 टेस्ट होते थे। यानी हर सब्जेक्ट का आपने पहले एक-एक टेस्ट सॉल्व करना है, उसके बाद एक और टेस्ट हर सब्जेक्ट का सॉल्व करना है, और वो हम ऑनलाइन सॉल्व करके जाते थे घर से, और उधर जाकर हम डिस्कशन लेते थे उस टेस्ट की। वो आपको उसका सारा सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे कौन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। तो टाइम जो था वो बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि इस दफ़ा प्रेपरेशन टाइम बड़ा लिमिटेड था, तो उस वजह से उनको अपना स्केड्यूल जो है वो इस तरह का करना पड़ा। वरना नॉर्मली ये होता है कि लेक्चर डे से अगले दिन टेस्ट होता है और उसकी डिस्कशन होती है, फिर अगले दिन दोबारा टेस्ट होता है और फिर डिस्कशन होती है। तो हमें वो 2 दिन वाले टेस्ट एक ही दिन करने पड़े, और फिर आपको अपनी मिस्टेक्स भी उसी दिन आके देखनी पड़ती हैं। तो मैं क्या करती थी कि जो टेस्ट में मिस्टेक्स होती थी, जो एमसीक्यूज़ गलत होते थे, जो उनका कॉन्सेप्ट होता था, जहाँ पर जाकर मैंने गलत सोचकर गलत आंसर मार्क कर दिया, वो चीज़ मैं अपने रजिस्टर के एंड पर लिखती जाती थी। बायो का अलग पोर्शन, केमिस्ट्री का अलग, हर सब्जेक्ट का अलग। मैं उनमें वो मिस्टेक्स लिखती जाती थी, और जब तक मेरा टेस्ट था तो वो अच्छी खासी मिस्टेक्स हो गई थी। तो मैं उनको रोज़ पढ़ती थी। ज़रा सा अगर टाइम मिला है, बेशक अगर आपका उस टाइम फुल फोकस नहीं है, अगर आप सुबह उठते ही पढ़ लें तो भी वो बहुत अच्छा होता है। वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ रह जाती है और आपको पता लग जाता है कि मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी थी, पढ़ी थी, तो इसको कैसे करना है। तो एक तो आप अपनी मिस्टेक्स लिखें, उनको बार बार गो थ्रू देम। और दूसरी बात ये कि एक वर्ड होता है डस्टिंग। मेरे एफएससी में केमिस्ट्री के सर थे, उन्होंने ये वर्ड हमसे इंट्रोड्यूस करवाया। डस्टिंग का ये मतलब है कि आपने जो जो पढ़ा है आपने उसकी रोज़ डस्टिंग करनी है, रोज़ आपने उसको रिवाइज़ करना है, सो दैट आपको भूल ना जाए, आपके दिमाग से निकल ना जाए। तो मैं क्या करती थी कि जिस दिन हमारा डिस्कशन डे होता था, उस दिन मैं पिछले जो लेक्चर्स सब होते जाते थे उनको एक दफ़ा पढ़ लेती थी, दोबारा से पढ़ लेती थी, ताकि वो मेरे दिमाग में थोड़े से रहे। जैसे अगर 4 लेक्चर्स हो चुके हैं तो फिर जो हमारा उनका टेस्ट होता था अगले दिन, वो करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता था सुबह, तो वो मैं पिछले चारों लेक्चर्स को हर सब्जेक्ट के एक दफ़ा पढ़ लेती थी। वो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने उनके टेस्ट दे दिए होते हैं, और आपको उनका एक दफ़ा लेक्चर पढ़ लें, एक दफ़ा उनकी मिस्टेक्स पढ़ लें जो आपने की हैं, तो उससे भी आपके दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं और आपकी डस्टिंग हो जाती है। दूसरी बात जो मैं करूँगी वो ये है कि जो मैंने शुरू में भी बताया कि आपने अपने आप को डाउट नहीं करना। यू आर योर ओनली जेन्युइन सपोर्टर। आप ही अपने आप को एमडी का
से पास करवा सकते हैं और आप ही फेल करवा सकते हैं। आप इस तरह की बातों को छोड़ दें कि ये मुझसे नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, मेरे से ये नहीं हो रहा, आज ये टेस्ट मिला तो ये नहीं हो रहा। आप बस चुप करके करें। अगर नहीं भी हो रहा तो उसको चुप करके कुछ ना कुछ उसका पार्ट कर लें। ये मत करें कि अपने फलाने दोस्त को फ़ोन करके कह रहे हैं कि ये मुझसे नहीं हो रहा, या तुमने कितना कर लिया, या क्या हो गया। ये बहुत ही एक क्रूशल टाइम होता है जिसमें आपको अपनी एनर्जी और अपना टाइम बचाना है, जितना हो सके उतना बचाना है। तो आप अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला से बहुत 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 दुआ करें, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनमें से 3000 ने सिलेक्ट होना है। आपको अपना एक कनेक्शन अल्लाह ताला से बना के रखना होता है। मैंने ये बात किसी और की वीडियो में सुनी थी और आज मैं आपको ये पास कर रही हूँ। MD कैट की तैयारी की वजह से अपनी कोई नमाज मत छोड़ें, अपनी नमाज़ों पे ध्यान दें, दुआ करें। और ये नहीं कि मैं टेस्ट कर रही हूँ, नमाज नहीं पढ़ सकती अभी। आप उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी सक्सेस को प्रायोरिटाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें एक और भी बात है, आप एकेडमी जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जब टेस्ट दे लेंगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि बहुत से टॉपर्स और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका MD कैट क्लियर नहीं होता, और बहुत से बैक बेंचर्स हैं जिनका MD कैट क्लियर हो जाता है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनीबडी। किसी को देखकर ये नहीं आप कह सकते कि यार ये कैसे, इसका तो नहीं होने वाला। और उनका जब हो भी जाए तो यू कांट रियली क्वेश्चन, क्योंकि वो अल्लाह का प्लान है, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है। आप कोई कुछ कहने वाले होते ही नहीं है। इसी तरह आप ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो और इसी तरह आप अंडर कॉन्फिडेंट भी ना हो। अपने आप को डिग्रेड मत करें, बस चुप करके अपने हिस्से का काम करें एंड लीव द रेस्ट अपॉन अल्लाह। एंड इंशाल्लाह आप, अल्लाह ताला ने आपके लिए जो टाइम लिखा है, जिस टाइम पे, जिस साल में आपका MD कैट क्लियर करवाना, आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाना लिखा है, वो हो के रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मैंने कभी उनको कोई मसला नहीं बनाया, मैंने कभी कोई कंप्लेन नहीं की। उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है, मत किया करें आप। मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ। मेरा टेस्ट 23 सितंबर को था, उस दिन मेरी किसी दोस्त का टेस्ट नहीं था। मेरा टेस्ट सेकंड टाइम था और मैंने अपने आसपास सुना ही नहीं कि किसी का टेस्ट सेकंड टाइम भी होता है। मैंने इस बात को भी कभी कोई मसला नहीं बनाया। अगर मैं इसको लेके बैठ जाऊँ कि मेरा टेस्ट तो अकेले है या ये है या ऑनलाइन हो रहा है, इस दफ़ा क्या हो रहा है, बीच में ये हो गया है, उन्होंने सिलेबस नेशनल कर दिया है, उसके बाद जब MD कैट हो गया तो स्पेशल एग्ज़ाम केस आ गया बच्चों का, उसकी वजह से मेरिट का डिस्प्लेसमेंट का मसला था। अगर आप ये सारी बातें सोचते रहेंगे तो फिर होना तो वही है जो लिखा है। और अगर अल्लाह ताला ने आपका एडमिशन लिखा है तो दुनिया की कोई चीज़, दुनिया की कोई ताकत, कोई चैलेंज, कोई पॉलिसी, कुछ भी आपको रोक नहीं सकती। तो आपने बस ये यकीन रखना है कि अगर अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है तो वो मुझे मिल के रहेगा। कोई बंदा, कोई चीज़ आपसे वो छीन नहीं सकता। इस चीज़ को बस अपने जहन में रखें, अपना काम करें। एंड दिस राइट हियर इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, जस्ट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। अगर कुछ रह गया है या आपके दिमाग में कोई सवाल है तो मुझे आप DM कर दें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।